हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो मैंने जैसे आपसे प्रॉमिस किया था, आज 16 जुलाई है और आज से मैं शुरू कर रहा हूं आपका फ्री ऑनलाइन बैच फॉर बिजनेस स्टडीज। अब इसमें दो तीन बातें आपने ध्यान में रखनी है। नंबर वन, बेटा लेक्चर डेली के डेली सुनना है। मेरी कोशिश रहेगी आपको इवनिंग में डेली लेक्चर मिल जाए और जैसे ही लेक्चर आए आपने जरूर सुनना है और कोई भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं सो दैट आपको उसका आंसर मिल जाए। नंबर वन। नंबर टू, आपने क्या करना है, अभी ये जो लेक्चर है इसके डिस्क्रिप्शन में मैं अभी लिंक डाल रहा हूं। मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है स्पेशल इस ग्रुप के लिए। आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उससे बेनिफिट क्या होगा, अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप उस ग्रुप में भी डाल सकते हैं सो दैट हम उसमें डिस्कस कर सकते हैं, डाउट ले सकते हैं आपका। तो इट विल बी रियली बेनिफिशियल टू यू। एंड नंबर थ्री, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें, ताकि आपको जैसे ही कोई नया लेक्चर आए आपको साथ के साथ नोटिफिकेशन मिल जाए। और अपने फ्रेंड्स को मैक्सिमम शेयर करें ताकि और बच्चे भी इसका बेनिफिट उठा सके। तो मेरे बच्चे ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए आइए शुरू करते हैं। आपका पहला टॉपिक यूनिट 2 से मैं शुरू कर रहा हूं। तो यूनिट 2 का फर्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं मेरे बच्चे, विदाउट वेस्टिंग टाइम। ओके, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। तो आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 2 ऑफ बिजनेस स्टडीज। इस चैप्टर का नाम है बच्चे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन यहां पे आता है, सर बिजनेस एंटरप्राइजेस होता क्या है। आज हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो पहला क्वेश्चन आता है, सर ये बिजनेस एंटरप्राइजेस क्या है। तो बिजनेस एंटरप्राइजेस क्या होता है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जहां पे कुछ बिजनेस एक्टिविटीज हो रही हैं, कुछ कमर्शियल एक्टिविटीज हो रही हैं, और पर्पस क्या है, टू अर्न द प्रॉफिट। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑलवेज टू अर्न द प्रॉफिट। तो बिजनेस एंटरप्राइजेस क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन जहां पे वो सब एक्टिविटीज हो रही हैं विच आर रिलेटेड विद द बिजनेस, which are related with the some commercial activity, and the basic purpose is to earn the profit. And every business enterprise is separate and distinct unit of business. और हर बिजनेस अपने आप में एक सेपरेट यूनिट होता है। जैसे कि मेरी अपनी अलग कंपनी है, आपकी अलग कंपनी है, तो दैट इज बिजनेस एंटरप्राइजेस। अब हमारे सिलेबस में क्वेश्चन चैप्टर का नाम क्या है, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हम कैसे बनाते हैं, हम इसको डिवाइड करते हैं 5 पार्ट में। कितने पार्ट में, 5 पार्ट में। इनमें सबसे पहले मेरे बच्चे आता है सोल प्रोप्राइटरशिप। सबसे पहले क्या बात करेंगे हम, सोल प्रोप्राइटरशिप। सेकंड आएगा जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे एक एक करके। थर्ड आएगा पार्टनरशिप। फोर्थ आता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज। एंड फिफ्थ आता है मेरे बच्चे जॉइंट स्टॉक कंपनीज। तो ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कितनी तरह की होती है, 5 तरह की होती है। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं, सर सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है। सोल प्रोप्राइटरशिप होती है जहां पर, अब सोल का मतलब क्या है, सोल का मतलब होता है ओनली, एंड प्रोप्राइटर का मतलब होता है ऑनर। एक ऐसा बिजनेस जहां पे सिर्फ एक सिंगल ऑनर है, हम उसे बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। मान लीजिए आपके पापा की एक शॉप है, तो आपके पापा क्या है, सोल प्रोप्राइटर। अब इसी तरह से सोल प्रोप्राइटर क्या होता है सर, वन विच इज ओनली, देयर इज ओनली एंड ओनली वन ऑनर, और वही बिजनेस को चला रहा है, वही उसको मैनेज कर रहा है, वही कंट्रोल कर रहा है, और वही उसका ऑनर है। भाई मान लो मैं एक दुकानदार हूं, तो मैं क्या हूं, सोल प्रोप्राइटर। अब उस दुकान का ऑनर कौन है, मैं। मैनेज कौन करेगा, मैं। कंट्रोल कौन करेगा, मैं। तो दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप। तो सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब क्या हुआ, एक ऐसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसको मैनेज ऑन और कंट्रोल कौन करेगा, सिंगल पर्सन। अब ये इसको जो हमारे जो प्रोप्राइटरशिप है, इसको इसीलिए इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप भी कहते हैं, हम इसको इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योरशिप भी कहते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप, इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप और इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योरशिप वन एंड द सेम थिंग।
इट इज द ओल्डेस्ट एंड सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस कॉस्ट, सबसे पुरानी है और सबसे सिंपल है। जैसे कि आज मेरे को कोई दुकान खोलनी है, कोई अपना अलग से काम शुरू करना है, तो मेरे को ज्यादा परेशानी की जरूरत नहीं है, बिकॉज आई एम द सिंगल पर्सन, आई कैन ऑन, आई कैन कंट्रोल इजीली। अब जैसे कि ब्यूटी पार्लर होते हैं, स्मॉल स्केल एक्टिविटीज होती है, कोई रिटेल शॉप चला रहा है, तो ये सारे क्या है, सोल प्रोप्राइटरशिप। अब अगला क्वेश्चन आता है, सर सोल प्रोप्राइटरशिप की फीचर्स क्या होती है? सबसे पहले फीचर है मेरे बच्चे, इजी फॉर्मेशन एंड क्लोजर। सबसे पहली फीचर क्या मेरे बच्चे, वेरी इजीली आप इसको जब मर्जी बना सकते हैं, जब मर्जी बंद कर सकते हैं, कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं है। मेरे को आज दुकान खोलनी है तो सरकार से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। आपने घर में कोई ब्यूटी खोलना है, कोई ब्यूटी पार्लर खोलना है, खोलो, सोल प्रोप्राइटर हो, कोई आपको किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहली फीचर, कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं है, कोई सेपरेट लॉ नहीं है। और अगर मैं चाहूं, मेरे को मजा नहीं आया काम करने का, बुटीक मेरा नहीं चला, ब्यूटी पार्लर नहीं चला, शॉप नहीं चली, तो मैं इसको जब चाहूं बंद भी कर सकता हूं। तो सबसे पहली फीचर है वेरी इजीली फॉर्मेशन एज वेल एज क्लोजर, ना खोलने में ज्यादा टेंशन है, ना बंद करने में है। सेकंड फीचर क्या है, वन मैन ऑनरशिप एंड कंट्रोल। जैसे अभी हमने बात की ना, देयर इज ओनली वन ऑनर, वही कंट्रोल करेगा, वही ऑन करेगा, वही इसको मैनेज करेगा। आपके पापा शॉप चला रहे हैं मान लीजिए, तो अपनी शॉप को वही हैंडल करते हैं ना, वही उस कौन सा सामान खरीदना है, कैसे बेचना है, पूरा कंट्रोल कौन कर रहा है, आपके पापा। अगर वो शॉपकीपर है, मैनेज कौन कर रहा है, पापा, और ऑनर भी कौन है, पापा। तो डेफिनेटली वन मैन शो होता है ये, वही ऑनर होता है, वही कंट्रोलर होता है, और वही मैनेज भी करता है। क्लियर? अब आता है थर्ड, सोल रिस्क बेयरर एंड रिसिपिएंट ऑफ प्रॉफिट। सर अब देखिए ना, जब अकेला ही ऑनर है, अकेला ही सब कुछ है, तो भैया अगर कोई उसको रिस्क है, उसे कौन बियर कर रहा है, वो अकेला खुद। और प्रॉफिट हो रहा है, वो भी कौन अवेल करेगा, अकेला। भाई मैंने शॉप खोली, मेरी शॉप चल गई, तो प्रॉफिट किसको मिलने वाले है, मेरे को। आई एम द ओनली पर्सन हु विल गेट द प्रॉफिट। और अगर शॉप नहीं चली, नुकसान किसको होने वाला है, अगेन आई विल। तो ही इज द ओनली पर्सन हु विल बेयर द रिस्क एज वेल एज ही विल रिसीव द प्रॉफिट। यानी प्रॉफिट और लॉस के लिए वो अकेला ही जिम्मेदार होता है। अब आता है सर अनलिमिटेड लायबिलिटी। सो लायबिलिटी इसकी अनलिमिटेड है। अब ध्यान दीजिएगा, ये अब क्या कंसेप्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम बहुत बार ये वर्ड यूज करेंगे, लिमिटेड लायबिलिटी एंड अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो पहले इसे क्लियर कर लें आज। देखो, अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या है कि मान लो मैंने मार्केट से कुछ पैसे उधार पे लिए, ठीक है, मान लो मैंने मार्केट से 50 लाख रुपया लिया उधार पे, अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, वट एवर पर्पस। अब कल को मेरा बिजनेस नहीं चला, अब मेरे को अपने बिजनेस को सेल आउट करना पड़ गया। मान लो मेरे बिजनेस का जो मेरे एसेट्स थे उनकी वैल्यू होती है 30 लाख। कितनी वैल्यू थी, 30 लाख। मैंने मार्केट से कितने लिए हुए थे, 50 लाख। तो वो जो 20 लाख है, वो मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी बेच के कवर करेंगे। लायबिलिटी अनलिमिटेड का मतलब ये होता है कि मान लो मेरा बिजनेस फेल हो गया, बिकॉज आई एम द सोल प्रोप्राइटर, आई एम द ओनली रिस्पॉन्सिबल पर्सन, तो मेरे जो पर्सनल एसेट्स हैं वो उसको भी बेच के मेरे को उसे कवर करना पड़ेगा। अंडरस्टैंड? कि मान लो मैंने बैंक से ही पैसा लिया हुआ था, तो बैंक पे पैसा किसके बेस पे लिया था, कंपनी के बेस पे। कंपनी फेल हो गई, बैंक से लिया हुआ 50 लाख, आज कंपनी की वैल्यू क्या है, 30 लाख। तो बैंक मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी सीज कर सकता है अपने उस 20 लाख को कवर करने के लिए। इसका मतलब होता है लायबिलिटी इज अनलिमिटेड। अंडरस्टैंड? यानी जरा मेरे बिजनेस में जितना पैसा लगा है, उसके बाद भी मेरी लायबिलिटी है, मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी लोग यूज कर सकते हैं अपने पैसे कवर करने के लिए। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ अनलिमिटेड लायबिलिटी। क्लियर एवरीबॉडी? तो यहां पे बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लायबिलिटी ऑफ द प्रोप्राइटर फॉर द डेब्ट ऑफ द बिजनेस इज अनलिमिटेड। The creditor have the right to recover their dues even from the personal property. अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या है कि मेरे पर्सनल एसेट से, मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी से भी अपना पैसा कवर कर सकते हैं इन केस द बिजनेस एसेट्स आर नॉट सफिशिएंट टू पे द डेब्ट्स। अगर जो मेरे बिजनेस एसेट्स है वो कम है, बिजनेस की पूरी वैल्यू 30 लाख है, देने मैंने 50 लाख थे, तो वो कवर नहीं कर पाया, तो 20 लाख वो कहां से कवर करेगा, मेरी प्रॉपर्टी से। इसका मतलब है अनलिमिटेड लायबिलिटी। क्लियर बच्चे?
अब आगे चलते हैं। नो सेपरेट एंटिटी, कि द प्रोप्राइटर एंड द बिजनेस आर वन एंड द सेम, दोनों में कोई फर्क नहीं है। भाई आपने एक शॉप खोली हुई है एबीसी बुटीक, अब वो एबीसी बुटीक का प्रोप्राइटर कौन है? आप। तो वही आप प्रोप्राइटर, और यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि जो प्रोप्राइटर और बिजनेस है वन एंड द सेम। जैसे हम कंपनी खोलते हैं ना, भी आपको कंपनी के बारे में बताऊंगा, कंपनी एक सेपरेट एंटिटी होती है। जैसे हमने एक रिलायंस कंपनी लिमिटेड, वो कंपनी बन गई, कंपनी की अलग पहचान है और उसके ऑनर की अलग है। यहां पे ऐसा नहीं है, आप एक ही हैं, वो बिजनेसमैन आप ही उसके एंटरप्रेन्योर है, आप ही उसके ऑनर है, वही बिजनेस है और वही आपका एंटरप्रेन्योर प्रोप्राइटर है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। मतलब आपकी एक अलग आइडेंटिटी नहीं है कि मैं खुद ये शॉप अलग है और मैं अलग हूं, शॉप मेरे साथ ही जुड़ी हुई है क्योंकि उसका ऑनर मैं हूं। तो यहां पे कोई सेपरेट एंटिटी नहीं होती है। अ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस हैज नो लीगल एग्जिस्टेंस सेपरेट फ्रॉम इट्स ऑनर, यानी कि मेरी वो शॉप की कोई मेरे अलावा कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। जैसे कंपनी होती है ना, कंपनी की अपनी अलग एग्जिस्टेंस होती है ऑनर के अलावा, लेकिन यहां पे कोई अलग एग्जिस्टेंस नहीं है। मेरी शॉप किसकी है? मेरे नाम से चल रही है, मेरी शॉप है, उसकी मेरे अलावा कोई अलग एंटिटी नहीं है, इसका ये मतलब होता है। क्लियर एवरीबॉडी? लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ बिजनेस। हाँ जी बेटे। अकाउंट्स में बिजनेस और प्रोप्राइटर दोनों को डिफरेंट टर्म्स कहते हैं। बेटे बिजनेस तो एक ऑर्गेनाइजेशन हो गई ना, और प्रोप्राइटर हमारा हो गया उसका ऑनर, वो अलग, वो चीज बिल्कुल अलग कह सकते हैं। लेकिन बट दिस इज इन द केस ऑफ कंपनी, या जैसे हम कुछ और अभी आगे जाके करेंगे ना, हम जॉइंट कोऑपरेटिव सोसाइटीज वगैरह की बात करेंगे। लेकिन जब हम बात करते हैं सोल प्रोप्राइटर मेरे बच्चे, तो ऑनर के बिना उस जो बिजनेस है उसकी कोई अलग से एंटिटी नहीं होती है। मान लो आपकी मम्मा कोई बुटीक चला रहे हैं, तो वो बुटीक की अलग से एग्जिस्टेंस नहीं है, वो बुटीक आपकी मम्मा के नाम पे ही है, प्रोप्राइटर कौन है? मम्मा ही है। तो उसकी इस वे में हम उसको बोलते हैं कि वो सेपरेट एंटिटी नहीं है। इट इज ओनली इन द केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। बाकी जब हम केस करेंगे लाइक कंपनी, तो वहां पे ऐसा नहीं होगा। क्लियर मेरे बच्चे? ओके सर, थैंक यू। वेलकम मेरा बच्चा। आता है लैक ऑफ क्वांटिटी ऑफ बिजनेस। अब कहते हैं ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी लिमिटेशन है इसकी। अगर कभी प्रोप्राइटर को कुछ हो जाए, उसको डेथ हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, कोई कोर्ट केस हो गया, उसको सजा हो गई, तो इन दैट केस उसका बिजनेस बंद, कोई उसको बाद में टेक ओवर करने वाला नहीं है। जैसे किसी कंपनी के केस में ऐसा नहीं होता, कंपनी के केस में ऑनर आते हैं जाते हैं, कंपनी चलती रहती है। लेकिन ये सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक है कि अगर कभी जो प्रोप्राइटर है उसकी डेथ हो गई, कोई केस हो गया, कोई उसको कोई सजा हो गई, कोई फिजिकली कोई हैंडीकैप हो गया, इंसॉल्वेंसी हो गई, कोई भी रीजन अगर हुआ, तो बिजनेस डायरेक्टली इफेक्टेड होगा और उसके बगैर बिजनेस चल नहीं पाएगा, इट विल बी क्लोज्ड। क्लियर बच्चे? अब आता है कंट्रोल। अगली फीचर क्या है? सोल प्रोप्राइटर इज अ वन मैन शो। भाई ऑब्वियसली वन मैन शो है, बिजनेस को रन करना, बिजनेस के जितने भी डिसीजंस लेना किसके हाथ में है? प्रोप्राइटर के। भाई क्या सामान बनाऊंगा, कैसा प्रोडक्ट बेचूंगा, उसकी क्या प्राइस होगी, एवरीथिंग इज अंडर द कंट्रोल ऑफ दैट सोल प्रोप्राइटर। तो कंट्रोल सारा किसके पास है? उस सोल प्रोप्राइटर के पास है। स्मॉल साइज। अब अगली फीचर क्या है सर? क्योंकि सिंगल एंटरप्रेन्योर इसको हैंडल कर रहा है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप का साइज बहुत बड़ा नहीं होता। भाई एक सिंगल पर्सन कितना बड़ा ज्यादा काम कर सकता है? ठीक है, एक बहुत बड़ा शोरूम चला लेगा, एक बहुत बड़ी फैक्ट्री लगा लेगा, नॉट मोर देन दैट। मतलब साइज एक लिमिट है, क्योंकि हर बंदे कंट्रोल करने की एक कैपेसिटी होती है। तो नॉर्मली हमारी जो सोल प्रोप्राइटरशिप होती है स्मॉल स्केल पे काम करते हैं, क्योंकि देखो ना, सारे फंड्स किसको अरेंज करने हैं? सिंगल पर्सन को। फंड्स आर लिमिटेड। कंट्रोल किसको करना है? सिंगल पर्सन को। मैनेज किसको करना है? सिंगल पर्सन को। तो बिकॉज ऑफ दैट वो अपना जो है साइज, उसकी लिमिट साइज होता है, बहुत बड़ा साइज नहीं होता। अ सोल ट्रेडर कैन अरेंज लिमिटेड फंड्स। फंड्स भी वो एक लिमिट तक अरेंज कर सकता है। भाई मैं अकेला कभी बैंक से लोन लेने जाऊं या किसी पर्सन से किसी इंस्टीट्यूट से लोन लेने जाऊं, तो एक लिमिट तक मैं फंड अरेंज कर सकता हूं। एंड दैट इज लिमिटेड मैनेजमेंट एबिलिटी। मैनेज करने की एबिलिटी भी लिमिटेड होती है। एक बंदा अकेला मैनेज करना, कितना मैनेज कर लेगा? तो इन दैट वे वी कैन से कि जो हमारा स्केल होता है वो काफी स्मॉल होता है। दे वर्क ऑन वेरी स्मॉल स्केल। अब आते हैं सर मैरिट्स क्या है सोल प्रोप्राइटरशिप की। पहले हमने क्या डिस्कस किया? व्हाट इज सोल प्रोप्राइटरशिप। फिर डिस्कस किया क्या इसकी फीचर्स होती हैं। अब बात करते हैं सर मैरिट्स क्या है।
सब पहली मेरिट्स है क्विक डिसीजन मेकिंग। भाई मैं सिंगल मैन शो है, आई एम द सिंगल प्रोप्राइटर। अच्छा मेरी कपिल एकेडमी की बात कर लेते हैं। अब कपिल कॉमर्स पाठशाला का प्रोप्राइटर कौन है? मैं हूं। अब मेरे को कोई डिसीजन लेना है, मेरे को ये सब्जेक्ट पढ़ाना है या नहीं पढ़ाना, कोई टीचर अपॉइंट करना है नहीं करना है, इट इज इन माई हैंड। मेरे को किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, तो आई कैन टेक डिसीजन क्विकली। तो पहली मेरी मेरिट्स क्या है? क्योंकि सिंगल मैन शो है, आप किसी से डिसीजन डिस्कस नहीं करना। अब होता नहीं, पार्टनरशिप होती है, सारे पार्टनर से पूछना पड़ता है। कंपनी के अंदर पूरी, जब तक हमारी पूरी टीम नहीं बैठती है तब तक डिसीजन नहीं हो पाता। तो वहां पे डिसीजन क्विक नहीं होता, यहां पे डिसीजन बहुत फास्ट है, क्विक है, क्योंकि सिंगल मैन शो है। फिर कॉन्फिडेंटली ऑफ इंफॉर्मेशन। अब डेफिनेटली सर यहां पे जो हमारा कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है वो कहीं भी लीक होने का चांस नहीं है। भाई मैं सिंगल प्रोप्राइटर हूं, जो मेरे को लगता है कि कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है वो अपने पास रखूंगा, सीक्रेटली उनको मेंटेन करूंगा, उनके लीक होने का कोई चांस नहीं है। एंड मोर ओवर ही इज नॉट बाउंड बाय लॉ टू पब्लिश अकाउंट ऑफ हिज बिजनेस। लॉ भी नहीं कहता कि मैं अपने बिजनेस की डिटेल आपको बताऊं। जब कंपनी के केस में ऐसा नहीं होता, कंपनी के शेयर मार्केट में आते हैं ना, एज पर लॉ कंपनी को अपना पूरा रिकॉर्ड बताना पड़ता है पब्लिक को कि लास्ट ईयर हमारा इतना प्रॉफिट हुआ, इतने लॉस हुए, इतने टर्नओवर हुए। कोई भी कंपनी अपनी पूरी डिटेल को पब्लिश करती है। ये चीज सोल प्रोप्राइटर के केस में मेरे को किसी को बताने की जरूरत नहीं है, मैं कितने बच्चे पढ़ा रहा हूं, मेरी कितनी इनकम है, नो नीड। तो यहां पे जो सीक्रेसी है वो मेंटेन्ड है, मेरी कॉन्फिडेंस जो इंफॉर्मेशन है कॉन्फिडेंशियल वो मेरे पास है, उनके लीक होने का कोई चांस नहीं है। देन डायरेक्ट इंसेंटिव, डेफिनेटली सर अब मैं अगर अच्छे से काम करूंगा, अपना बिजनेस से चलाऊंगा, उससे जो प्रॉफिट होगा किसको मिलेगा? मेरे को मिलेगा। और क्योंकि डायरेक्ट इंसेंटिव मिलता है, डायरेक्ट प्रॉफिट मिलता है, तो एंटरप्रेन्योर बहुत ज्यादा इनकरेज होते हैं और अच्छे से दिल से काम करते हैं, क्योंकि यहां इंसेंटिव डायरेक्ट है। समझ आ रही है मेरी बात? मैं बिजनेस चला रहा हूं, अगर प्रॉफिट होंगे एकदम मैं इंकरेज होऊंगा। तो डेफिनेटली यहां जो इंसेंटिव्स हैं आपको डायरेक्ट मिलने के कारण ये काफी अच्छे से मोटिवेट करता है हमारे एंटरप्रेन्योर को कि और खुल के काम करें। फिर आता है सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट। डेफिनेटली सर अब आप अपना बिजनेस जब चलाते हो और जब आप अच्छे से कोई काम करते हो, मजा आता है ना, दिल खुशी होती है, हाँ यार मैंने ये बड़े अच्छे से किया। एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट आती है, हाँ मैं बहुत अच्छे से अपना बिजनेस चला रहा हूं। The knowledge that one is responsible for the success of the business not only contribute to self-satisfaction but also create a sense of accomplishment and confidence in one's ability। वो होता है ना ऐसा कि जब मैं खुद सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूं, अपना बिजनेस चला रहा हूं और जब बड़े अच्छे से मेरा काम चल जाता है, मैं बड़ा सक्सेसफुल हो जाता हूं, तो मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है, एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट आता है, हाँ यार मैंने ये काम बड़ा अच्छे से किया। ठीक, तो ये एक आपको फीलिंग यहां पर मिलती है। देन ईवी फॉर्मेशन एंड क्लोजर, ये भी इसकी मैरिट है। इसको बनाना बहुत आसान, हमने पीछे डिस्कस किया इसकी फीचर में। बनाना बहुत इजी है, मैंने एक दुकान खोलनी है, कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, इजीली मैं बिजनेस चला रहा हूं, मेरे को मजा नहीं आ रहा, बंद करना है, ओके क्योंकि यहाँ पे कोई लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं है। जैसे कंपनी अगर हमने चलानी होती, पूरी लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं। पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर भी पार्टनरशिप डीड बनानी पड़ती है, देयर आर सम लीगल फॉर्मेलिटीज। यहां पे ऐसी कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं है, तो डेफिनेटली आपको इसको बंद करना और क्लोज करना वेरी इजी रहता है। फिर आगे चलते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी। अब फ्लेक्सिबिलिटी क्या है कि क्योंकि सारे डिसीजन कौन ले रहा है? सोल प्रोप्राइटर। तो कल को अगर उसे कोई डिसीजन चेंज करना पड़ता है तो वो इजीली कर सकता है, फ्लेक्सिबल है, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करेगा, ज्यादा सोचने का टाइम नहीं लेगा, क्योंकि ही इज द ओनली पर्सन हु हैज टू टेक द डिसीजन। कल को मान लीजिए मैंने सोचा कि मैं ए प्रोडक्ट बना रहा हूं, ठीक है बनाऊंगा, बाद में मेरे को लगा नहीं मार्केट में रिसर्च आई कि नहीं ए प्रोडक्ट इतना अच्छा नहीं है, तो एक ही जगह बी क्यों ना शुरू करूं, तो आई कैन, आई एम फ्लेक्सिबल इन माई अप्रोच। मैंने अपने प्रोडक्ट की प्राइस रखी 100 रुपीज, मेरे को लगा कस्टमर नहीं ले रहा, कस्टमर को लग रहा है कॉस्टली है, चल यार 90 कर देते हैं। तो दैट मीन द फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स यू आर एबल टू चेंज योर डिसीजन वेरी क्विकली, यू आर नॉट बाउंड कि आपने जो डिसीजन ले लिया आपको वही करना है। हाँ जब मान लो पूरी कंपनी की, जैसे हमारी एक मैनेजमेंट टीम होती है, यदि कंपनी के अंदर हम देखते हैं तो जो अपनी कंपनी को चला रहे होते हैं, तो वो जो डायरेक्टर्स वगैरह चेयरमैन वगैरह होते हैं, मान लो पूरी अपनी वो लोग बैठे को डिसीजन लिया, फिर आप उसको चेंज इजिली नहीं कर पाते हो, फ्लेक्सिबिलिटी वहां पे नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे तो शो क्या है, वन मैन शो है, इजिली यू कैन चेंज द डिसीजन।
क्लियर बच्चे? तो ये फ्लेक्सिबिलिटी यहां पर है। देन सुटेबल फॉर स्मॉल स्केल ऑपरेशन, अगर आप छोटे लेवल पे कोई काम करना चाहते हो, इससे बढ़िया कुछ है ही नहीं। भाई मेरे पास थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट है, थोड़ा सा मेरा बजट है, ज्यादा लंबे चौड़े लेवल पे काम नहीं करना, तो मेरे को क्या जरूरत है किसी को इन्वॉल्व करने की? मैं अकेला ही अपना काम करूंगा ना। एक छोटी सी किराने की दुकान खोल लूं, चाहे एक छोटा सा सैलून खोल लूं, कोई बुटीक खोल लूं, तो कोई गारमेंट्स की शॉप खोल लूं, तो ये क्या है? सो प्रोप्राइटरशिप। तो डेफिनेटली मेरे बच्चे, इट इज सूटेबल। अगर आपको छोटे लेवल पे अपना कोई काम स्टार्ट करना है तो ये आपके लिए बहुत सुटेबल रहेगा। देन डीमैरिज। सर अब इसकी डीमैरिज क्या है? मैरिट तो हमें क्लियर हो गई, अब आता है सर डीमैरिज क्या है? डीमैरिट नंबर 1, लिमिटेड कैपिटल। भाई यहां पे कैपिटल आपके पास लिमिटेड होती है, क्योंकि सिंगल मैन पर शो है, उसको अपने पास जो भी फंड्स हैं वही अरेंज करने हैं। अगर वो बैंक से भी लोन वगैरह ले जाता है, एक लिमिट तक उसको लोन मिलता है। अब यही चीज अगर हम कंपनी से बात करें, तो कंपनी जितना मर्जी पैसा मार्केट से, शेयर्स वगैरह इशू करती है ना कंपनी, जितना मर्जी पैसा मार्केट से उठा सकती है, तो उनके लिए ये प्रॉब्लम नहीं होती। कैपिटल एक अच्छे लेवल तक वो मार्केट से अरेंज कर सकते हैं। पर यहां पे आपके पास कैपिटल लिमिटेड है, एक लेवल तक, जितनी आपकी सेविंग्स है या जितना आपको मार्केट से लोन मिल सकता है। देन लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। अब देखो, किसी भी कंपनी के सक्सेस में जो मैनेजर्स होते हैं उनका बहुत बड़ा रोल होता है। अब आप ये सोचो कि जो हमारा सोल प्रोप्राइटर है वो सारे मैनेजरियल फंक्शन कर लेगा, ही इज एक्सपर्ट इन ऑल एक्टिविटीज, तो ये पॉसिबल नहीं है। मतलब मैनेजरियल जो एबिलिटीज हैं उसमें लिमिटेड होती है। देखो आज हम जो बड़ी बड़ी कंपनीज की बात कर रहे हैं, वो लोग क्या करते हैं? प्रोफेशनली मैनेजर्स को हायर करते हैं। भाई फाइनेंस के लिए फाइनेंस मैनेजर रख रहे हैं, ठीक है, प्रोडक्शन के लिए प्रोडक्शन मैनेजर आ रहा है, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स के लिए ह्यूमन एचआर मैनेजर आ रहा है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर आ रहा है। हर काम के लिए वो स्पेशलिस्ट रख रहे हैं। अब यानी कि मैनेजमेंट इज ए स्पेशलिस्ट क्वालिटी। अब एक सिंगल जो एंटरप्रेन्योर है, मान लीजिए आपके पापा शॉप चला रहे हैं, क्या उनमें वो सारी मैनेजरियल क्वालिटीज हो? ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो यहां पे ये प्रॉब्लम आता है कि जो मैनेजरियल एबिलिटी होती है वो थोड़ी लिमिटेड होती है, बिकॉज इंडिविजुअल में नॉट बी एबल टू परफॉर्म all the managerial function because of limitation of time, energy, skill and imagination. अब जो परफेक्ट मैनेजर्स होते हैं ना, उनके पास स्किल होता है, उन्होंने प्रॉपर डिग्री ले रखी है, एमबीए फाइनेंस, ठीक है, एमबीए मार्केटिंग, दे आर एक्सपर्ट। फिर वो अपना पूरा टाइम लगाते हैं अपने उसी पर्टिकुलर फील्ड के ऊपर काम करने के लिए, पूरी एनर्जी लगाते हैं। ये चीज हर एंटरप्रेन्योर के पास नहीं होती। गेटिंग? तो बिकॉज ऑफ दैट हम कहते हैं कि वो उतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता जितना एक एक्सपर्ट मैनेजर करता है। फिर अनलिमिटेड लायबिलिटी, ये भी इसकी डीमेरिट है। भाई कल को अगर मेरा बिजनेस फेल हो गया और मेरे को मार्केट का पैसा देना है, तो वो लोग मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी सेल करके कवर करेंगे। यानी कि अगर कभी रिस्क हो जाता है, बिजनेस नहीं चलता, तो ये नहीं मैंने जितना पैसा बिजनेस में लगाया है वो डूबेगा, अगर उससे ज्यादा भी मेरा कोई देनदारी है तो मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी वो कवर करके अपना पैसा लेके जाएंगे। तो ये भी इसकी डीमेरिट बनती है। लायबिलिटी क्या है यहां पे? अनलिमिटेड। अब आता है लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस, ये भी इसकी प्रॉब्लम है सर। भाई अगर एक सिंगल जो प्रोप्राइटर है, अगर उस बेचारे को कभी कुछ हो गया तो बिजनेस उसी समय बंद। भाई अंकल चला रहे थे बिजनेस, अंकल की डेथ हो गई, शॉप ताला लग गया। हाँ अगर उनका कोई बेटा कोई कवर करना चाहेगा बात की बात है, पर अदरवाइज बिजनेस इज क्लोज्ड। लिमिटेड स्कोप फॉर एक्सपेंशन, डेफिनेटली सर। अब क्योंकि एक सिंगल पर्सन शो है, कैपिटल लिमिटेड है, मैनेजरियल एबिलिटी भी लिमिटेड है, तो आप बिजनेस को एक लेवल तक एक्सपेंड कर सकते हो, बहुत ज्यादा एक्सपेंड नहीं कर सकते। भाई सिंगल पर्सन कितना कंट्रोल करेगा? एक लेवल ही तो होता है। तो डेफिनेटली यहां पे जो एक्सपेंशन का स्कोप है, इट इज कंपैरेटिवली लिमिटेड। फिर आता है अनसाउंड बिजनेस डिसीजन। अब हमने देखा ना, यहाँ पे डिसीजन सारे के सारे कौन ले रहे हैं? सिंगल प्रोप्राइटर क्विकली डिसीजन ले रहा है, अकेले ले रहा है, सिंगल मैन शो है। अब कई बार ऐसा होता है क्योंकि वो सारे डिसीजन खुद ले रहा है, किसी के साथ असिस्ट नहीं कर रहा, किसी के साथ सलाह नहीं कर रहा, तो सम टाइम वो रॉन्ग डिसीजन भी ले सकता है। ऐसा तो नहीं कि वो एक्सपर्ट है, उसको हर चीज अच्छे से पता है। अब कई बार क्या होता है, जैसे कि मान लो पार्टनरशिप है, एक मिनट, अब पार्टनरशिप में क्या होता है, बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं, दे मे कंसल्ट। मान लो कोई डिसीजन लेना है,
इसी तरह हमारी जो कंपनी होती है, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं मैनेजमेंट में, दे कैन कंसल्ट। तो जब बहुत सारे लोग कंसल्ट करते हैं तो दे मे एबल टू टेक राइट डिसीजन। लेकिन यहाँ पे एक सिंगल पर्सन डिसीजन ले रहा है, ही मे रॉन्ग सम टाइम। तो यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी भी रहती है कि सम टाइम जो डिसीजन लिए जाते हैं वो अनसाउंड होते हैं, प्रॉपर डिसीजन नहीं होते, और उसके कारण बिजनेस हमारा फेल भी हो जाता है। अब आता है अगला क्वेश्चन। अब पहला क्वेश्चन क्या आ सकता है, व्हाट इज सोल प्रोप्राइटरशिप। अगला क्वेश्चन क्या बनता है, व्हाट आर फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। अगला क्वेश्चन क्या बनता है, व्हाट आर मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। अकेला क्वेश्चन नहीं आएगा, टीचर पूरा नहीं पूछेगा। व्हाट आर डीमेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। इवन केस स्टडी आएगी तो आपको केस स्टडी में पता बताना होगा ये कौन से इंस्टीट्यूशन की बात की जा रही है, इसमें कौन सी मैरिट डिस्कस की गई है, कौन सी डीमेरिट। अभी डिस्कस करेंगे हम डिटेल में, केस स्टडी बड़ी डीप पे जाके हमें करनी होती है। तो अब ये क्वेश्चन क्लियर हो गए। अब अगला क्वेश्चन आता है, व्हेन इज सोल प्रोप्राइटरशिप सुटेबल। भैया ये सोल प्रोप्राइटरशिप सुटेबल कब है, कब हमें ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन खोलना चाहिए, कब नहीं खोलना चाहिए। सबसे पहले इट इज सुटेबल, नंबर वन, स्मॉल बिजनेस रिक्वायरिंग मॉडेस्ट कैपिटल एंड लिमिटेड मैनेजरियल टैलेंट एज इन केस ऑफ रिटेल स्टोर्स। कहते हैं जहां पर पैसा थोड़ा सा लगाना है और ज्यादा मैनेजरियल स्किल नहीं चाहिए। पापा की शॉप के लिए बहुत ज्यादा मैनेजरियल स्किल नहीं चाहिए, बस पता होना चाहिए सामान कहां से लाना है, कैसे बेचना है, कितना प्रॉफिट लेना है। ही कैन इजिली रन दैट बिजनेस। ज्यादा मैनेजर आपको स्किल की जरूरत नहीं है, यू कैन गो फॉर दैट। सेकेंड पॉइंट, इन दोज लाइन्स ऑफ बिजनेस वेयर देयर इज अ नीड फॉर ग्रेटर पर्सनल अटेंशन टू कस्टमर। ऐसे बिजनेस जहां पे कस्टमर को पर्सनल अटेंशन की जरूरत है, लाइक टेलरिंग, प्रोफेशनल सर्विसेज लाइक मेडिसिन, लीगल। अब यहाँ पे कस्टमर को क्या चाहिए, पर्सनलाइज सर्विसेज चाहिए। अब टेलर के पास जाते हो ना, आपको चाहिए मेरे हिसाब से वो कैसे मेरे को स्टिच करके देगा। तो इन दैट केस दिस बिजनेस इज वेरी सुटेबल, कि जहां कस्टमर को प्रॉपर अपनी पर्सनल अटेंशन चाहिए, कि भाई मैं अगर आप सर्विस ले रहा हूं तो मेरे को पूरी अटेंशन मिले। जैसे ब्यूटी पार्लर पे आप जाते हो, बुटीक पे जाते हो, तो वहां पे क्या है, यू नीड पर्सनल अटेंशन। आपको जैसी सर्विस चाहिए वैसी वो प्रोवाइड करे, तो वहां पे ये सुटेबल है। In those line of business where the demand of product is often influenced by seasonal trend and fashion, फिर ऐसे बिजनेस में भी सुटेबल है जहां पर जो डिमांड होती है वो किस पे डिपेंड करती है, सीजनल ट्रेंड्स पे, फैशंस पे। जैसे कि सब्जी वाले की दुकान देखो, सब्जी जैसे कि अब गर्मियों में कुछ और आ रही है, सर्दियों में कुछ और आ रही है। गारमेंट की शॉप देखो, एज पर सीजन आपको अपनी डिमांड उसकी कस्टमर की चेंज हो जाती है, एंड यू हैव टू चेंज द प्रोडक्ट। तो ऐसे बिजनेस जो सीजनल जिनका प्रोडक्ट होता है वहां पे ये सुटेबल है। एंड बिजनेस प्रोड्यूसिंग आर्टिस्टिक गुड लाइक एम्ब्रॉयडरी, क्राफ्ट सेंटर। अब होता है ना, कई बड़ी अच्छी अच्छी पेंटिंग बना रहे होते हैं, क्राफ्टिंग कर रहे होते हैं, फैशन डिजाइनिंग का उनको शौक होता है, तो वो लोग यहाँ पे सुटेबल है, क्योंकि यहाँ पे वो क्या काम कर रहे हैं, पर्सनलाइज वर्क कर रहे हैं, ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत भी नहीं है। एंड बिजनेस में रिस्क इज नॉट एक्सटेंसिव, जहां पे रिस्क ज्यादा नहीं है, जैसे कि बहुत कम प्राइस फ्लक्चुएशन है, बहुत कम डिमांड फ्लक्चुएशन, लाइक स्टेशनरी शॉप। फिर हमारे आसपास जितने वो छोटे छोटे किराने की शॉप्स होती हैं वो सब इसी में तो आते हैं। यहाँ पे ज्यादा रिस्क नहीं है। वो कई बार कहते हैं ना पंजाबी में कहावत, कुछ और काम नहीं मिलता तो किराने की शॉप खोल रहा है, वो तो चली जाएगी, लेकिन प्रॉफिट एक नॉमिनल होगा। भाई आप दुकान कहीं भी खोल के बैठ जाओ, ब्रेड रख लो, चिप्स रख लो, खाने पीने का सामान रख लो, कस्टमर अपने आप आ जाएगा, यानी कि आपको ज्यादा रिस्क नहीं है। तो इन दैट सॉर्ट ऑफ बिजनेस इट इज अगेन सुटेबल, मैं बता रहा हूं बच्चे। सेकंड पॉइंट ये था मेरे बच्चे कि वो बिजनेस की लाइन जहां पे ग्रेटर पर्सनल अटेंशन की जरूरत है, जहां पे कस्टमर चाहता है कि मेरे को पर्सनल अटेंशन दी जाए, मेरी जो भी मेरी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग सामान बनाया जाए। जैसे भाई टेलरिंग हो गई, ब्यूटी पार्लर हो गया, बुटीक्स हो गए, तो यहाँ पे पर्सनल अटेंशन चाहिए होती है ना। आप जाते हो कि हाँ मेरे को इस तरह सामान चाहिए, ये सर्विस चाहिए आपकी, तो इन दैट केस इट इज वेरी सुटेबल। क्लियर बच्चा, एवरीबॉडी गॉट इट, पक्का। अब आता है सर सेकेंड, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। अब ये सेकंड टाइप है हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। और ये बड़ा कॉमन है और काफी फेमस भी है। अब इसमें क्या होता है मेरे बच्चे, ये यूनिक फॉर्म है बिजनेस की। पहली बात बता दूं आपको, इट इज ओनली फाउंड इन इंडिया। ये जो ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है ऑल ओवर वर्ल्ड और कहीं पाया नहीं जाता, इट इज ओनली इन द इंडिया। अब इसमें होता क्या है, पहले थोड़ा सा इसकी डिटेल हिस्ट्री ले लेते हैं।
इट इज गवर्न्ड बाय द प्रोविजन ऑफ हिंदू लॉ। हमारे हिंदू लॉ के कोड को एक से गवर्न करता है, और ये हमारा एक्ट आया था हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। यानी अभी 1 मार्कर क्वेश्चन है कि ये किस लॉ के ऊपर बेस्ड है? हिंदू लॉ के ऊपर। और कौन सा एक्ट आया था इसके लिए? हिंदू सक्सेशन एक्ट। और कब आया था? 1956। मतलब आपको एमसीक्यूज क्वेश्चन आने हैं तो ये कुछ डेट आपको पता होनी चाहिए। एंड इट इज ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन द कंट्री। अब इसमें क्या होता है सर, ध्यान दीजिएगा। ये बिजनेस वो है जो आपकी फैमिली के मेंबर इसको कैरीड आउट करेंगे। इट इज द बिजनेस इज ऑन एंड कैरीड आउट बाय द मेंबर्स ऑफ द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अब इसमें हुआ क्या कि मान लो कोई एक बिजनेस है, मेरी फैमिली का बिजनेस है, पुराना चला आ रहा है, और हमारे फैमिली के मेंबर्स ही उसको लगातार कंटिन्यू कर रहे हैं। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मतलब फैमिली अभी डिवाइड नहीं, क्या है हमारी अभी भी ज्वाइंट फैमिली है, और पुराना दादाजी के टाइम का बिजनेस चल रहा है, या दादाजी के भी पिताजी का बिजनेस चल रहा है, परदादा बोल देते हैं जिसको। तो दैट वी कॉल ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। The business basis of membership in the business is birth in a particular family. अब इसमें आपका बेस क्या है? आपका उस फैमिली में बर्थ हो गया, you become the member of that business. आपका यहाँ पे उस फैमिली में बिजनेस का, उस बिजनेस में आपका पार्टनर बनने के लिए, मेंबर बनने के लिए सिर्फ क्या चाहिए? उस फैमिली में आपका बर्थ होना चाहिए। बर्थ होते ही आप उसके मेंबर बन गए। एंड 3 सक्सेसिव जनरेशन कैन बी मेंबर। 3 सक्सेसिव मतलब मैं, मेरे पापा और दादा, दैट्स ऑल। 3 सक्सेसिव जनरेशन इसके मेंबर हो सकती है। हाँ, नंबर जितना मर्जी हो, चाहे फैमिली के 50 बंदे हो, होते नहीं इतने, लेकिन उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन फैमिली कितनी होनी चाहिए? 3 सक्सेसिव जनरेशन, वो इसके मेंबर हो सकते हैं। एंड द बिजनेस इज मैनेज एंड कंट्रोल बाय द एल्डेस्ट मेल मेंबर। और इसे कंट्रोल कौन करेगा? जो कंपनी का सबसे बड़ा है। मान लीजिए इस समय फैमिली में सबसे बड़े कौन है? दादाजी, तो दादाजी कंट्रोल करेंगे। या दादाजी के बड़े भाई बैठे हैं तो कौन कंट्रोल करेगा? दादाजी के बड़े भाई। और उसको टेक्निकली हम बोल देते हैं कर्ता। क्या बोल देते हैं? कर्ता। हिंदी में कर्ता किससे लिया गया वर्ड? जो काम करता है उसे क्या बोल देते हैं? कर्ता। तो यहां पे उसको क्या बोलते हैं? कर्ता और मैनेजर। और जो कर्ता के डिसीजन होते हैं सारी फैमिली पे बाइंडिंग है, मतलब जो उन्होंने कह दिया दैट इज फाइनल। क्योंकि उसका, अब देखो ना, कर्ता बनने के लिए क्या क्वालिटी चाहिए? बस फैमिली का एल्डेस्ट मेंबर, that's all. Then all members have equal ownership right over the property of an ancestor and they are known as co-partners. Co-partners बोल दें या co-partner बोल दें, one and the same thing. मतलब अब 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक तो कर्ता है सबसे बड़ा बुजुर्ग जो घर का बैठा हुआ है, और बाकी सारे क्या है? co-partners। और उन सबका शेयर क्या है? इक्वल है। अब मेरे पास कितना टाइम बचा है? 5 मिनट हो सकता है कंप्लीट। हाँ जी बेटे बोलिए। फीमेल करता हो सकती है? क्या कह रहे हो? फीमेल मैनेजर हो सकता है, फीमेल मेंबर ऑफ द फैमिली। अभी तेरे को जवाब मिल जाएगा। ये देख आगे आ गया मेरे पास, अभी जवाब दे रहा हूं मेरे बच्चे। अब फैमिली, जो हिंदू फैमिली बिजनेस है, इसके 2 पार्ट है। कितने पार्ट है? 2। एक इसका होता है दया बागा और एक होता है मितक्षारा। अब दया बागा ये सिस्टम मेरे बच्चे वेस्ट बंगाल में जाया जाता है, और उसमें मेल और फीमेल दोनों मेंबर्स को इक्वली राइट है, दे कैन बिकम द को-पार्टनर्स। मतलब फीमेल भी उतना ही राइट है जितना मेल का है। एंड इट इज ओनली इन वेस्ट बंगाल, और वहां पे इसको हम क्या बोलते हैं? दया बागा। इसके अलावा बाकी जितना भी इंडिया का सिस्टम है अदर देन वेस्ट बंगाल, वहां आता है मितक्षारा, और इसके अंदर मेरे बच्चे सिर्फ मेल मेंबर को ही राइट है टू बिकम द को-पार्टनर। समझ आ रही है? मितक्षारा में क्या है? सिर्फ कौन बनेगा मेंबर? मेल। फीमेल इस बिजनेस का पार्टनर नहीं है। लेकिन इसमें जो है दया बागा में मेल और फीमेल सारे इक्वल पार्टनर है। क्लियर बच्चा?